तिजोरी में रखे पैसे ने उनकी लालच को इस कदर बढ़ा दिया था कि उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी फोन करने में व्यस्त था, वे दोनों उसकी पीठ पीछे से हमला करने की तैयारी करने लगे। लेकिन बूढ़ा पहले से ही सतर्क था। दोनों के पास आने से पहले ही उसने पलटकर उन पर वार कर दिया। लेकिन बूढ़े ने दोनों की जान नहीं ली, बल्कि उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाई। जैसे ही डाकुओं ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनी, वे तुरंत गुस्से में आ गए और उसी वक्त बूढ़े से सहयोग करने पर राजी हो गए। इसी दौरान कमांडो टीम ने बैंक को 3-3 परतों में घेर लिया और स्नाइपर को तैनात कर दिया ताकि डाकुओं का सिर उड़ा सकें। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि बूढ़ा उसकी ओर गोली चलाने का इशारा कर रहा है। बिना किसी नैतिकता के पुलिस प्रमुख का सामना करते हुए बूढ़ा अब पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने तुरंत कुछ बंधकों के शरीर पर बम बांध दिए और बैंक के कर्मचारियों को पैसे गिनने के लिए कहा ताकि बैंक को पूरी तरह लूटा जा सके। इसी दौरान उप महाप्रबंधक सैम वहां आ गया और उसने पुलिस प्रमुख से जरूर कहा कि डाकुओं को कानून के हवाले किया जाए, किसी भी हालत में उन्हें पैसे लेकर जाने न दिया जाए, वरना बैंक को दिवालिया होना पड़ सकता है। और पुलिस प्रमुख ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह एक भी अपराधी को भागने नहीं देगा। इसके बाद वह कमांड रूम में गया और एंथनी को डाकुओं से बातचीत करने के लिए कहा। लेकिन जब उसने सुना कि सामने वाले को एक पनडुब्बी चाहिए, तो उसने बिना झिझक फोन काट दिया। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि आसपास के सभी कैमरे तोड़ दिए जाएं। उसे शक था कि बाहर कोई बूढ़े आदमी का साथी है, इसलिए उसने तुरंत लोगों को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। आखिरकार एक सीवर में एक नेटवर्क केबल मिल गई। शेरिफ तुरंत नेटवर्क केबल के सहारे पीछा करने लगा, लेकिन वह फिर भी एक कदम देर से पहुंचा। असल में महिला को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पहले ही गाड़ी निकाल ली थी। इसी वजह से वह पुलिस से बचने में सफल रही। वह गाड़ी चलाते हुए नदी के किनारे पहुंची, फिर दूसरी कार में बैठकर भाग गई और वैन को विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब एक भिखारी ने देख लिया था, जिसने तुरंत गाड़ी का नंबर शेरिफ को बता दिया। शेरिफ ने तुरंत अपने आदमियों को पीछा करने और मारने के लिए भेज दिया। पूरे रास्ते पीछा करने के बाद वे एक अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। कुछ लोग हथियार उठाकर महिला को मारने ही वाले थे, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने उसे छेड़ने वाले गुंडे पर 2 गोलियां चला दी, फिर बंदूक निकालकर बाकी गुंडों पर भी फायर कर दिया। गुंडों को मारने के बाद महिला ने तुरंत बूढ़े आदमी को रिपोर्ट दी और अगले कदम की तैयारी करने लगी। इसके बाद बूढ़े आदमी ने तुरंत कमिश्नर को फोन किया और उसे जल्दी से लोगों को भेजकर बेसमेंट में लाशें उठवाने को कहा। जब पुलिस को खबर मिली और वे मौके पर पहुंचे तो वहां सिर्फ कुछ ठंडी लाशें मिली। साथ ही एक मोबाइल फोन भी था जिसमें कमिश्नर लाड़े के सारे अपराध के सबूत थे। पक्के सबूतों के सामने कमिश्नर को सच्चाई कबूल करनी पड़ी। असल में इस सारी योजना का मास्टरमाइंड सैम था। योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उन्होंने अजय ब्लैक मैजिक को ढूंढा, जिसने पिछले 10 सालों में 20 डकैती की योजनाएं बनाई थीं, लेकिन कभी असफल नहीं हुआ। उसके हाथों मारे गए लोगों की संख्या 10,000 नहीं तो 8,000 तो जरूर थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इस बार का काम करने से इनकार कर दिया। मजबूरी में उन्हें इस डकैती को अंजाम देने के लिए दूसरी टीम चुननी पड़ी। ये सुनते ही पुलिस प्रमुख ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए और लोगों से कहा कि सैम को पकड़कर लाओ। लेकिन हालात बिगड़ते देख सैम कार लेकर भाग चुका था। रास्ते में उसे एक फोन आया जिसमें वह हवाई अड्डे साइकिल रिक्शा ले बूढ़े आदमी का साथी अगवा कर लिया गया है। पुलिस प्रमुख ने बूढ़े आदमी की जानकारी निकलवाई, लेकिन रिकॉर्ड में दिखा कि कई साल पहले मर चुके हैं। ये देखकर पुलिस प्रमुख हैरान रह गया। बैंक में ब्लैक मैजिक नहीं है तो अंदर कौन है? पुलिस प्रमुख से सवाल किया और धमकी दी कि उसे निकाल देगा, लेकिन पुलिस प्रमुख आश्वस्त था कि अंदर ब्लैक मैजिक है।